नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? अच्छे हैं ना? हिंदी वर्णमाला के बाद आज के वीडियो में हम 12 खड़ी और मात्राओं के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा को सही तरह से पढ़ना, लिखना, सीखना और समझना है तो उसके लिए 12 खड़ी और मात्राओं को ध्यान से और धीरज के साथ सीखना बहुत ज़रूरी है। ये उसका सबसे शुरुआती महत्वपूर्ण हिस्सा है ना? तो हम चलिए देखिए, अब इसमें क्या है कि आपको ये तो हमको पता ही है कि वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो जैसे क, तो क प्लस अ, इसमें ये व्यंजन है और ये स्वर है। तो और ये का में क प्लस आ, तो यहाँ हमने ये भी देखा था कि व्यंजन जो होते हैं उनके उच्चारण में हमको स्वरों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए हमको क और का में हमको अ और आ दो स्वरों की जरूरत पड़ रही है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो है ना, क ये हलंत रूप है और क जो है वो अजंत रूप है। इसको हम थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। परंतु उसके पहले एक बात जरा आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी हिंदी मेड इजी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें अभी, ताकि आपके और दूसरे साथियों को भी इसका लाभ मिले, उनको भी इसके बारे में पता चल पाए और साथ ही आपको भी नए वीडियो के बारे में भी पता चलता रहे, है ना? तो चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि क जो है वो हलंत रूप है। हलंत क्या? हलंत मतलब हल प्लस अंत। हल का मतलब संस्कृत में व्यंजन है, मतलब जिसका अंत व्यंजन से हो रहा है, यानी जिसके अंत में व्यंजन आता है। जैसे जगत, यहाँ पे ये त इस हलंत का इसे निशान भी लगा देते हैं साथ में हम, ताकि हमको पता चल जाए कि ये जो वर्ण है ये हलंत है। इसमें अगर ये हट जाएगा मतलब कि ये इसमें स्वर लग गया है फिर है ना? अब जैसे और दूसरा अजंत। अजंत मतलब क्या? अच। अच मतलब स्वर। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। तो अच प्लस अंत, जिसका अंत स्वर से हो या जिसके अंत में स्वर आता है। जैसे पंख, यहाँ ख में ख प्लस अ आ रहा है, यहाँ अस्वर लग रहा है, तो ये हो गया आपका पंख। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो ये जितने भी स्वर हैं इनको व्यंजनों में एक के बाद एक क्रम से लगाते हैं। जैसे क में आ की मात्रा का, छोटी की मात्रा की, बड़ी की मात्रा की, छोटे उ की मात्रा कु, ऐसे एक के बाद एक सारी मात्राएं लगा के हर एक व्यंजन का एक समूह बना दिया गया है। इसी को 12 खड़ी कहते हैं, 12 अक्षरों का ये समूह। अब सवाल ये उठता है कि स्वर तो हमारे 11 ही हैं, तो फिर 12 खड़ी कैसे होगी? तो हमारे विद्वानों ने अम जो है अनुस्वार और अह विसर्ग, इन दोनों को भी इस 12 खड़ी में शामिल किया है, क्योंकि उनके अनुसार ये दोनों भी जो है व्यंजनों में लगकर, मात्रा की तरह लगकर उनको पूर्ण अक्षर बनाते हैं। जैसे शंख और पंप और छह, तो शंख में शं और पंप में पम, ये दोनों व्यंजन लग के पूर्ण अक्षर बन गए। और छह जो है ये इसमें विसर्ग लग के ये हमारी जो संख्या है 6 उसका ये अक्षर रूप बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दोनों भी मात्राओं की तरह लगते हैं व्यंजनों में। पर अब सवाल ये उठ गया कि अगर हमारे स्वर 11 हैं और उसमें हम अगर ये दो अनुस्वार और विसर्ग लगा दिएंगे तो 13 खड़ी हो जाएगी ये तो। परंतु कुछ विद्वानों ने इसमें से री को बाहर किया है, क्योंकि उनके अनुसार री स्वर जो है वो सभी व्यंजनों में नहीं लगता है। परंतु बहुत सारे विद्वानों का तो यही मत है कि री को इसमें लगाना जरूरी है, क्योंकि वो भी मात्रा की तरह ही व्यंजनों में लगकर उनको पूर्ण अक्षर बनाता है। इसके अलावा उनका एक जो महत्वपूर्ण उनका तर्क है वो ये है कि अ जो है पहला स्वर, उसकी तो कोई मात्रा ही नहीं लगती है, इसीलिए इसको कई बार उदासीन स्वर भी कहते हैं। और बाकी जो मात्राएं हैं ये बाकी जो स्वर है उनकी सबकी मात्राएं लगती हैं। तो इस तरह से 12 खड़ी में इन सभी को शामिल किया गया है। तो इस तरह से मतभेद है विद्वानों में, मगर हमें तो हिंदी भाषा को पूरी तरह से सीखना है, तो ये सारी मात्राएं सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि ये मात्राओं को लगाया कैसे जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है। तो अ जो है इसका तो अभी हमने देखा कि उदासीन स्वर कहते हैं इसको, इसकी कोई मात्रा ही नहीं होती, सिर्फ इसका उच्चारण होता है क, बस इसका सिर्फ उच्चारण होता है। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं उनकी सबकी एक विशेष तरीके से उनकी मात्राएं लगाई जाती है। जैसे आ की मात्रा इस तरह से एक डंडा खींच के लगाई जाती है व्यंजन के बाद। जैसे क में आ की मात्रा लगी तो क के बाद इस तरह से डंडा लग गया तो ये का हो गया। अब क में ये छोटी की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, व्यंजन के पहले लगाई जाती है, इसको डंडा खींच के ऊपर से लगाया जाता है। जैसे ये क, और इसमें इस तरह से यूं छोटी की मात्रा लगी तो ये हो गया की। अभी बड़ी की मात्रा
इस तरह लगाई जाती है, व्यंजन के बाद लगाते हैं इसको दाहिनी तरफ, डंडा खींच के ऊपर से लगाते हैं। जैसे ये क में बड़ी की मात्रा की। अब छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगाई जाती है, व्यंजन के नीचे इस तरह गोला बना के बाईं तरफ इसको गोलाई से मोड़ देते हैं अर्धचंद्राकार रूप में। जैसे कि क में छोटे ऊ की मात्रा उ। अब बड़े ऊ की मात्रा में व्यंजन के नीचे इस तरह से गोला बना के उसको दाहिनी तरफ ऐसे तिरछा खींच देते हैं। जैसे क में ऊ की मात्रा ये कू। आई की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, ऊपर इस तरह से गोला बना के ऐसे लंबा खींच देते हैं तिरछा। जैसे क में ए की मात्रा के। ए की मात्रा में दो डंडे लगाए जाते हैं इस तरह से, जैसे क में ए की मात्रा कै। ओ की मात्रा में डंडा खींच के ऊपर एक इस तरह से गोला बनाते हैं, जैसे ए में बनाते हैं ना वही ऊपर लगा देते हैं, इसमें नीचे डंडा खींच देते हैं। तो एक क में ओ की मात्रा को। औ की मात्रा में ऐसा डंडा खींच के दो मात्राएं दो ऊपर बनाते हैं ए जैसे। क में औ की मात्रा कौ। और अम जो अनुस्वार है उसको सिर्फ बिंदी लगा देते हैं व्यंजन के ऊपर। जैसे क के ऊपर ये बिंदी लगा दी, क प्लस अनुस्वार कम। और विसर्ग में ऐसे व्यंजन के बाद दो डॉट लगा, दो बिंदुएं लगा दी। जैसे क के आगे विसर्ग इस तरह से लगाए थे, कह हो गया है ना। तो ये हमने क व्यंजन में सारे अ से आ से लेके अह तक के सारी मात्राएं सीखी। तो देखिए री की मात्रा भूल गए हम, तो री की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, क में री की मात्रा क्री। ठीक है, तो अभी क वर्ग के बाकी के जितने अक्षर हैं क ख ग घ अंग, इनमें भी हम एक एक मात्रा लगाना सीखते हैं, कैसे लगाना है, कैसे पढ़ना है, बोलना है उनको, वो सब। तो ये ख, ख तो अ है, ये तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी। ख में आ की मात्रा खा, छोटी की मात्रा इस तरह से लगेगी खी, बड़ी की मात्रा इस तरह से खी, छोटे ऊ की मात्रा खू और बड़े ऊ की मात्रा खू। ये खी, री की मात्रा, ए की मात्रा खे और आई की मात्रा खई। ये ओ की मात्रा ख में ओ की मात्रा खो, ख में औ की मात्रा खऊ, ख में अम अनुस्वार लगाया है तो खम, और ये विसर्ग लगाया है ख में तो खह। अब ग, ग में आ की मात्रा गा, छोटी की मात्रा गी, बड़ी की मात्रा गी, छोटे ऊ की मात्रा गु, बड़े ऊ की मात्रा गु। री की मात्रा, ग में री की मात्रा ग्री, ए की मात्रा, ग में ए की मात्रा गे और आई की मात्रा गई। ग में ओ की मात्रा गो, औ की मात्रा गऊ, अम की मात्रा गम और अह लगाने विसर्ग लगाने पर गह। अब घ, घ में आ की मात्रा घा, छोटी की मात्रा घी, बड़ी की मात्रा घी, छोटे ऊ की मात्रा घू, बड़े ऊ की मात्रा घू। घ में री की मात्रा, ऋषि की मात्रा री घी, और घ में ए की मात्रा घे, घ में आई की मात्रा घई, घ में ओ की मात्रा घो और घ में औ की मात्रा घऊ और घ में अम अनुस्वार लगाया तो घम और घ में अह विसर्ग लगाया तो घ। ये हुए क ख ग घ। अब इसमें इसका पंचम अक्षर, आखिरी अक्षर पांचवा कौन सा? अंग। अंग का अधिकतर क्या समझिए आपकी, हमेशा ही इसका उपयोग आधे अक्षर के रूप में, हलंत के रूप में ही होता है और लगभग आजकल तो इसका उपयोग बंद सही हो गया है। तो मतलब लोग इसको सिखाते पढ़ाते ही नहीं है। जैसे बनाना लिखना सीखना है आपको तो लगेगा तो इसमें भी ऐसे ही अंग की अंग है, इसमें आ की मात्रा इस तरह से ही लगेगी, छोटे की मात्रा इधर से ऐसे लगेगी जैसे इसमें लगी है ये, परंतु इनका उपयोग होता ही नहीं है, समझ लीजिए आप। जैसे पहले क्या है, गंगा इस तरह से लिखा जाता था, गंगा, एक अनुस्वार नहीं आएगा इसमें, है ना। तो यहाँ गंगा अंग करके और उसके ऊपर ग लगा के इस तरह से गंगा लिखा जाता था। अब आजकल इस तरह से कोई लिखता ही नहीं, बस गंगा अनुस्वार ऊपर लगा देते हैं और गंगा लिख देते हैं। या कंघा पहले इस तरह से लिखा जाता था, अंग को हलंत करके लिखा जाता था, वो भी बंद हो गया, आजकल सब कंघा इसी तरह से लिखते हैं। तो इनका उपयोग बंद ही हो गया लगभग अंग का, उसको उसकी जगह अनुस्वार ही लगा देते हैं और उसमें मात्रा वाला रूप तो कहीं नजर ही नहीं आता, इसलिए इसको हम सीखते पढ़ते नहीं है। पर ठीक है, हमने को अगर लगाना कभी पड़ जाए तो इस तरह से इसकी मात्रा भी इसी तरह से लगाई जाती है। तो ये हमारा क वर्ग पूरा हो गया आज। अब अगले च वर्ग च छ ज झ ञ, त वर्ग ट ठ ड ढ, त वर्ग त थ द ध न और प वर्ग प फ ब भ म, इन सब में व्यंजनों में मात्राएं, सारी मात्राएं
लगाना, कैसे लगाना, किस तरह से उनको बोलना पढ़ना, ये हम अगले वीडियो में सीखते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।